हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज अपन लोग देखेंगे, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है ज्योग्राफी के। टोटल क्वेश्चन आप लोगों को 50 देखने को मिलेंगे और ये आपको यूजीसी नेट में भी पूछे गए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछे गए हैं, कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, वहां से लिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब शेयर लाइक कर देना। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। आंसर अगर आप लोगों को आते हैं तो इनके आप लोग आंसर कमेंट्स में करते जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का आधार नहीं है? किस एक में आप इनमें से किसको आप लोगों ने प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत में नहीं पढ़ा है? भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, सागर नितल प्रसरण, पुराचुंबकत्व और महाद्वीपीय विस्थापन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आप लोगों का वो क्या हो जाएगा? भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन। इसको आप लोग प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जब पढ़ते हैं तो उसमें इसका आधार आप लोगों ने नहीं पढ़ा है कि इसके आधार पर आप लोग प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का करेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो ए ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा यहाँ पे? करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका गलत है, यही इसमें नहीं दिया गया है। बाकी का इसमें सागर नितल प्रसरण दिया गया था हैरी हेस के द्वारा। हैरी हेस के द्वारा ये वाला आप लोगों ने सिद्धांत सुना होगा, 1960 में ये दिया था। ये भी किसका आधार रखा गया था? प्लेट विवर्तनिक के सिद्धांत का ये आधार रखा गया था। पुराचुंबकत्व को भी रखा गया था यहाँ पे आधार। ठीक है, इससे तो कई सारी बातों की यहाँ पर पुष्टि हुई थी, जैसे कि पृथ्वी पर कई युगों में चट्टानें पाई गई थी। तो वो क्या है, उनका दिक्पात अलग था, झुकाव अलग अलग था। तो ये किस में रखा गया था? ये पुरा चुंबकत्व में रखा गया था। महाद्वीपीय विस्थापन हुआ है, ये भी आप लोगों ने प्लेट विवर्तन के सिद्धांत में पढ़ा होगा। तो इसलिए आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी के बी सी डी करेक्ट है, इसलिए ये गलत हो जाएंगे। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। अपवर्तन के कारक दिए गए हैं, उनकी स्थलाकृतियां दी गई हैं। चलिए यहाँ पे बताइए आप लोग। एक मिनट। हाँ, अपवर्तन के कारक दिए गए हैं और स्थलाकृतियां दी गई हैं। तो इनको आप लोगों को मैच करना है, कौन सी स्थलाकृतियां किस अपवर्तन के कारक बनती हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों ने पढ़ा है पवन। पवन के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती हैं उनको बोला जाता है उर्मिकाएं। और यहाँ पे दूसरे हो गई हिमानी। हिमानी के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती हैं उनको आप लोग अपोड़ बोलते हैं। अपोड़, हिमोड़ ये बोला जाता है। भौमगत जल के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती हैं उनको कहा जाता है चूर्णकुट। और प्रवाहित जल के द्वारा यहाँ पे स्थलाकृति बनती है उनको जल गर्तिकाएं कहा जाता है। अब यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए कौन सा करेक्ट हो रहा है। एक अगर यहाँ पे आप लोग फोर कर रहे हैं तो ये आपका हट जाएगा, ये आपका हट जाएगा। हिमानी आप लोग बी का यहाँ पे थर्ड कर रहे हैं तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी हट जाएगा। तो सेकंड ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। संरचनात्मक बेंच का निर्माण किस क्रिया से होता है? नदी घाटी में विभिन्नात्मक अपरदन के द्वारा, नदी घाटी में समान अपरदन के द्वारा, शुष्क प्रदेशों में वायु द्वारा विभिन्नात्मक अपरदन के द्वारा, या फिर समान हिमानी निक्षेप के द्वारा। तो बताइए यहाँ पे किसके कारण यहाँ पर संरचनात्मक बेंच का निर्माण होता है? तो देखिए आप लोगों ने संरचनात्मक बेंच पढ़ी होंगी। जैसे चट्टानों को आप लोग पढ़ते हो तो चट्टानों में क्या है, यहाँ पर चट्टानें हो गई, ये आपकी ये चट्टानें हैं, ये चट्टानें हैं, इस तरीके की चट्टानें हैं, इस तरीके की चट्टानें हो गई। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये वाली चट्टान तो कठोर हो जाएगी, ठोस हो जाएगी। ये वाली कहीं इसके मुकाबले थोड़ी सी सॉफ्ट होगी। फिर ये वाली ठोस हो जाएगी, ये कहीं सॉफ्ट होगी, ये वाली ठोस हो जाएगी। तो जो मुलायम चट्टानें होती हैं इनका तो अपरदन हो जाता है, लेकिन जो ठोस चट्टानें रहती हैं उनका अपरदन नहीं होता है। ये क्या है, ठोस है, इसके कारण यहाँ पे नदी वगैरह के द्वारा इसका अपवर्तन नहीं होता है। लेकिन ये वाली जो चट्टानें होती हैं ये यहाँ से चली जाती हैं, तो इस तरीके से यहाँ पे एक सीढ़ी नुमा आकृति बन जाती है। जो सीढ़ी नुमा आकृति बनती है आप इसको बोलते हैं क्या? संरचनात्मक बेंच बोलते हैं आप इसको। ठीक है, तो यहाँ पे संरचनात्मक बेंच का निर्माण किस क्रिया से होता है तो ये आप लोगों से पूछा गया है। तो इसमें कौन सी क्रिया होती है? इसमें होती है नदी घाटी में विभिन्नात्मक अपरदन होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगर नदी घाटी में समान अपरदन होता तो कठोर चट्टानों का भी अपरदन होता और जो मुलायम चट्टानें हैं उनका भी अपरदन होता। शुष्क प्रदेशों की तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है और हिमालय निक्षेप की नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आप सभी लोगों ने करेक्ट किया होगा।
इसको आप लोग संरचनात्मक बेंच बोल सकते हैं, शोभनाकार सीढ़ियां भी बोल सकते हैं। सीढ़ी नुमा आकृति यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जाती है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो ए हो जाएगा। आगे बढ़िए। चलिए, अब यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है, हिमालय की मुख्य सीमांत भ्रंश के मध्य स्थित है। किसके स्थित है ये मध्य में? शिवालिक एवं लघु हिमालय के, महान एवं ट्रांस हिमालय के, लघु एवं महान हिमालय के, शिवालिक एवं पर्वतपदीय, या फिर पिडमोंट कटिबंध में? कहाँ पे है ये आपका बताइए। देखिए, जो आपके हिमालय की मुख्य सीमांत भ्रंश है, ये किसके मध्य में स्थित है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे लघु एवं महान हिमालय के बीच में आप लोगों का ये स्थित है। अब यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा और जान लीजिए। जैसे आप लोगों ने एक पढ़ा होगा हिंज लाइन, हिंज लाइन, ठीक है, या फिर इसको आप लोग सच्चर जोन भी बोलते हैं, सच्चर जोन। ये किस किस के मध्य में पाया जाता है? तो ये आप लोगों का पाया जाता है ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, और इसके साथ में आप लोगों का महान हिमालय, ठीक है। अब आते हैं आगे, तो यहाँ पे आप लोगों से दूसरा पूछा जाता है मेन सेंट्रल थ्रस्ट, एम बी, सॉरी एम बी नहीं, एक मिनट यहाँ पे करते हैं, मेन एमसीटी होता है ये, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये पाया जाता है आप लोगों के लघु हिमालय और महान हिमालय के बीच में, महान हिमालय के बीच में। अब आता है आप लोगों का मेन सीमांत दरार। ये पाया जाता है लघु हिमालय और शिवालिक के बीच में। और इसके बाद में आप लोग का आता है बृहद सीमांत दरार, ठीक है। तो ये किसके बीच में पाया जाता है? ये शिवालिक और शिवालिक का जो आपका गिरपदीय प्रदेश है, उसके मध्य में पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन सा विशालतम मरुस्थल है? ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, कालाहारी, या फिर अटाकामा? कौन सा यहाँ पे बड़ा है सबसे इन सभी में? तो यहाँ पे जो दिए गए हैं, इनमें आप लोग अगर कंपेयर करेंगे तो आप लोग का सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ऑस्ट्रेलियाई मरुस्थल सबसे ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये कहाँ पे है? जो आपका ऑस्ट्रेलिया है उसके पश्चिमी प्रांत में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये जो मरुस्थल है ऑस्ट्रेलियाई, इसमें आप लोगों ने ये दो शब्द सुने होंगे, कालगोल्डी और कूलगार्डी। ये किस लिए फेमस है? ये फेमस है सोने के उत्पादन के लिए। विश्व प्रसिद्ध है ये सोने के उत्पादन के लिए। खाने हैं वो आप लोगों को यहीं पे देखने को मिलती है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से कारक ऋतु क्षरण के तथा दर को प्रभावित करते हैं? हिमानी, जलवायु, वानस्पतिक आवरण, चट्टानों की संरचना एवं उच्चावच। तो यहाँ पे देखिए ऋतु क्षरण किस किस के द्वारा होता है, कौन कौन यहाँ पर ऋतु क्षरण को प्रभावित कर रहा है? आंसर कीजिए यहाँ पे। देखिए, जो ऋतु क्षरण को प्रभावित करने वाले कारकों में अगर आप लोग देखोगे, हिमानी करेगी? हिमानी नहीं करती है, ठीक है, तो इसलिए आप लोग ए को छोड़ देंगे। अगर आप लोग फर्स्ट को छोड़ते हैं तो ये गया, ये गया, ये गया,
एक ही ऑप्शन बच रहा है अब आप लोगों का। तो यहाँ पे जलवायु ऋतु चरण को यहाँ पे प्रदर्शित करती है। वानस्पतिक आवरण होता है, चट्टानों की संरचना भी होती है, जैसे मुलायम चट्टाने हैं कहीं पे, कठोर चट्टान है, तो जो कठोर चट्टान होगी उनका क्या होगा, ऋतु क्षरण फटाफट से नहीं होगा, लेकिन जो मुलायम चट्टाने होगी उनका क्षरण जल्दी होता है। उच्चावच भी यहाँ पे आप लोगों को फैक्टर मायने रखता है, तो इसलिए आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो बी हो जाएगा। सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों यहाँ पे आपके करेक्ट हो जाएंगे। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसकी क्रियाकलापों के कारण पेडस्टल सेलों का निर्माण होता है? किसके कारण होता है यहाँ पे बताइए? पेडस्टल सेलों का, नदी के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा, समुद्री अपरदन के द्वारा या फिर हवा के द्वारा। तो देखिए जो पेडस्टल सेल हैं इसका जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा होता है। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, जरूर से सुना होगा, ये जो पेडस्टल सेल है इनको क्या कहा जाता है अन्य नामों में? इसको कहा जाता है छत्रक शिला। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? छत्रक शिला, या फिर इसको आप लोग मशरूम रॉक भी बोलते हैं। अब याद आ गया आप लोगों को? तो ये किसके द्वारा बनता है? हवा के द्वारा बनता है आप लोगों का। तो यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी छत्रक शिला को एक और नाम याद रख लीजिए, जो आप लोगों का सहारा रेगिस्तान है वहां पे इसको गारा कहते हैं। ठीक है, ये आप लोगों से पूछा गया इसलिए बता रहे हैं। क्या बोला जाता है इसको? गारा बोला जाता है। और जर्मनी में इसको कहा जाता है पिट्स हिल्सन। इनके अलग अलग नाम जो भी आप लोगों से देश में पूछे जाए उनको याद कर लिया कीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे बढ़िए। तापमान का सामान्य अवनत दर कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में, ट्रोपोपॉज में, स्ट्रेटोपॉज में या फिर मेसोपॉज में? सामान्य अवनत दर की बात कर रहा है, ये कहाँ पे पाया जाएगा बताइए? चलिए, तो देखिए जो अवनत दर है सामान्य, ये कहाँ पे पाया जाता है? समताप मंडल या फिर ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज, मेसोपॉज? तो ये आप लोगों का पाया जाता है ट्रोपोपॉज में। ट्रोपोपॉज होती क्या है? जब आप लोगों ने पढ़ा होगा क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल और समताप मंडल, ये पढ़े हैं। अब इसके बीच में एक 2 किलोमीटर की परत होती है, इसको आप लोग जो जानते हैं क्षोभ सीमा के नाम से जानते हैं। क्षोभ सीमा, या फिर आप इसको ट्रोपोपॉज भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सामान्य टेम्परेचर रहता है यहाँ पे एक इक्वल आप लोगों को देखने को मिल जाता है। इसमें ही क्या होते हैं, जो सभी मौसमी परिवर्तन हो जाते हैं वो चेंज हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं यहाँ पे आकर के। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा इसमें, तापमान का सामान्यतः अवनतर यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है। या फिर आप लोग इसको इन दोनों का विभाजक मंडल भी बोल सकते हैं, क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच की जो सीमा होती है इसको आप लोग विभाजक सीमा भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। वैसे आप लोग ट्रोपोपॉज याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर एवं समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर का नामकरण किसने किया था? इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर आप लोगों से पूछे जाते हैं। जैसे आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ, वहां पे आप लोगों से फैक्ट वाइज क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा, ये जो एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, एमपी का हुआ था 4 अगस्त को, उसमें काफी ज्यादा फैक्ट वाइज क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं। इसलिए थ्योरी पढ़ने वाले थोड़ा सा मात यहाँ पे खा जाते हैं। आप लोग थ्योरी भी पढ़ा कीजिए, लेकिन फैक्ट को भी जरूर याद किया कीजिए। क्षोभ मंडल का नामकरण किसने किया था? रदरफोर्ड, जोसेफ प्रेस्टली, टीजरेंस डी बोर्ड ने, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे देखिए जो सही आंसर हो जाएगा, इनका जो नामकरण किया था वो किसके द्वारा किया गया था? टीजरेंस डी बोर्ड के द्वारा किया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन आप लोगों से करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पे कोरियलिस प्रभाव किस कारण से उत्पन्न होता है? पृथ्वी की दैनिक गति के कारण, या फिर पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण, पृथ्वी की दैनिक एवं वार्षिक गति के कारण, या फिर वायु भार के ढलान के कारण? तो यहाँ पे जो कोरियोलिस प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलता है, क्या कारण है इसका बताइए? तो यहाँ पे देखिए जो कोरियोलिस प्रभाव है, इसका जो नॉर्मल जो कारण होता है वो पृथ्वी की दैनिक गति होती है। क्या होता है? पृथ्वी की दैनिक गति होती है।
ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें कोरिलेस बल होता क्या है, तो ये देखिए आप लोगों की भूमध्य रेखा है। यहाँ पे जो कोरिलेस बल होता है इसका प्रभाव जो होता है शून्य होता है, लेकिन ध्रुवों पर जाते जाते इसका प्रभाव 100% पहुंच जाता है। तो ये आप लोगों से पूछा जाता है, घुमा करके बोल दिया जाता है इसमें उल्टा कि कोरिलेस जो है ध्रुवों पर सर्वाधिक, सॉरी, विषुवत रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों पर शून्य होता है। तो ऐसा नहीं है, ये क्या होता है, विषुवत रेखा पर शून्य होता है और ध्रुवों पर ये सर्वाधिक होता है। अगर इसकी कोरिलेस प्रभाव की आप लोग बात करें, तो ये उत्तरी गोलार्ध में तो इसकी हवाएं जो होती हैं वो दाहिनी ओर जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में ये बाहिनी ओर जाती हैं। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़िए। चलिए, कोपेन महोदय आ गए। कोपेन के द्वारा जलवायु वर्गीकरण के अनुसार वर्ग बी प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है कोपेन के द्वारा? बी वर्ग पूछा गया है। बाष्पोत्सर्जन पूरे वर्ष में अवक्षेपण से कम होता है, बाष्पोत्सर्जन पूरे वर्ष में अवक्षेपण से अधिक होता है, या फिर बाष्पोत्सर्जन पूरे वर्ष में अवक्षेपण के बराबर होता है, अतिरिक्त जल स्थितियां होती हैं। बताइए यहाँ पे क्या था ये कोपेन के बी जो डिनोट किया गया था। यहाँ पे देखिए जो बी है उसमें कहा गया था जो कोपेन के द्वारा बाष्पोत्सर्जन पूरे वर्ष में अवक्षेपण से अधिक होता है। बी ऑप्शन आप लोग यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे। बी में इन्होंने किसको रखा था? शुष्क जलवायु को रखा था। किसको रखा था इन्होंने? शुष्क जलवायु को इन्होंने बी में रखा था। ठीक है। चलिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा इनको जान लीजिए। यहाँ पे एक पेज ले लेते हैं खाली। चलिए, देखिए यहाँ पे जो कोपेन है, इन्होंने जलवायु को 5 बड़े वर्गों में या फिर प्रमुख वर्गों में इन्होंने विभाजित किया था। 5 कौन कौन से थे लेटर्स के अनुसार आप लोग देखेंगे, तो 5 यहाँ पे थे। पहला यहाँ पे आप लोग ए को रखेंगे, कैपिटल ए। इसको इन्होंने दिया था आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है। तो इस ये जो जलवायु प्रदेश होते हैं, सबसे ठंडे महीने का जो इन्होंने औसत टेम्परेचर यहाँ पे बताया था, सबसे ठंडे महीने, एक मिनट, आप लोग को ये तो दिख नहीं रहा होगा ना? दिख रहा है। का औसत तापमान कितना था? 18 डिग्री सेंटीग्रेड, या उससे थोड़ा सा अधिक भी हो सकता है। फिर यहाँ पे इन्होंने बी कैपिटल लेटर लिया। बी में क्या रखा था? इनके बाद में इनके सब कैपिटल भी रखे थे, मतलब छोटे वाले अक्षर भी इन्होंने यहाँ पे ऐड किए थे। शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु में इन्होंने रखा था, यहाँ पे जो बाष्पीकरण होता है बर्षण से अधिक हो जाता है। बाष्पीकरण बर्षण से अधिक होता है। ठीक है। फिर यहाँ पे लीजिए, थर्ड में सी होता है। सी में इन्होंने रखा था आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने जो रखा था सबसे गर्म महीने का जो औसत टेम्परेचर इन्होंने रखा था, सबसे गर्म महीने का औसत तापमान, वो इन्होंने रखा था कितना? 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रखा था। फिर यहाँ पे आइए आप लोग डी में। डी में इन्होंने रखा था अल्पतापीय जलवायु। ठीक है। इसमें इन्होंने जो सबसे ठंडे महीने का औसत टेम्परेचर जो रखा था, सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान,
ये इन्होंने रखा था कितना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या फिर उससे भी कम हो सकता है। और यहाँ पे इन्होंने लास्ट वाला जो रखा था ई, इसमें इन्होंने ध्रुवीय जलवायु को रखा था, पोलर वाली, ठीक है, ध्रुवीय जलवायु। तो यहाँ पे जो सबसे गर्म महीने का औसत टेम्परेचर जो बताया था इन्होंने, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीटी ट्रिवाथा के अनुसार 100% सौर विकिरण में से कितना परसेंट वायुमंडल के विभिन्न गैसों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है? 10%, 20%, 30% या फिर 40%? बताइए। देखिए, जो जीटी ट्रिवार्था है इनके अनुसार जो 100% सौर विकिरण में से जो वायुमंडल में गैसों के द्वारा अवशोषित किया जाता है वो कितना था? 14% था, लेकिन यहाँ पे तो इतना है नहीं है, तो आप लोग लमसम में चलेंगे, 20 मान लेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़िए। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में हल्की वर्षा किसके कारण होती है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, लौटते हुए मानसून के कारण, या फिर अरब सागर मानसून के कारण? बताइए। ये जो आपके क्षेत्र हैं, पंजाब है, हरियाणा है और उत्तर प्रदेश है, किसके कारण यहाँ पे आप लोगों को वर्षा देखने को मिलती है? चलिए, तो देखिए यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे जो वर्षा आप लोगों को देखने को मिलती है सर्दियों में, वो आपकी होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पे वर्षा देखने को मिलती है। ठीक है, इसको आप लोग शीतकालीन वर्षा बोलते हैं या फिर पश्चिमी विक्षोभ के कारण। ये जो चक्रवात उठते हैं, ये कहाँ पे होते हैं? ये आपको भूमध्य सागर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, भूमध्य सागर से ये वाले चक्रवात उठते हैं। भूमध्य सागर से ये वाले चक्रवात उठते हैं और उसके कारण ये कैस्पियन सागर से क्या करते हैं? आर्द्रता लेते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी कहाँ से लेते हैं? आर्द्रता कैस्पियन सागर से लेते हैं। कैस्पियन सागर से लेकर के फिर ये कहाँ पे आते हैं? ये पूरब की ओर में आते हैं। इस तरीके से ये पूरब की ओर में आएंगे, जहां पे आप लोगों का ये वाले, और इसमें कौन सी एक और हवाएं हैं जो आप इसको प्रभावित करती हैं? वो होती हैं जेट स्ट्रीम्स। इनके सहारे ये चलते हैं। ठीक है, किसके सहारे चलते हैं? ये जेट स्ट्रीम के सहारे चल चल के और इंडिया में जो भारतीय मैदान है इसमें प्रवेश करते हैं, जहां पे आप लोग पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे ये बारिश करते हैं, जिसके कारण आप लोग बोलते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा हुई है या फिर ये शीतकालीन वर्षा हुई है। आप लोगों को ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी के टाइम में भी देखने को मिल जाती है कभी कभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो लोग क्या बोलते हैं कि साल है इसलिए बारिश हुई है, साल है इसलिए बारिश नहीं हुई है, आप लोगों ने बारिश के सीजन में साल रखा है इसलिए बारिश हुई है। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर भूमंडलीय ऊष्मीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, चलिए पढ़ लेते हैं। भूमंडलीय तापीकरण औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को दर्शाता है। भूमंडलीय ऊष्मीकरण का मुख्य कारण जो यहाँ पे बता रहा है, वायुमंडल में SO2 का सांद्रण है। बताइए यहाँ पे कौन सा वाला करेक्ट होगा? आप लोग किसको करेक्ट करके चल रहे हैं? तो देखिए हमें ये बता रहा है कि भूमंडलीय तापीकरण औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को दर्शाता है। ये ऑप्शन तो कहीं ठीक लग रहा है। ठीक है, चलिए, ये वाला ऑप्शन तो ठीक है कि इसमें क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है, तभी आप लोग भूमंडलीय तापीकरण बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये बता रहा है कि जो भूमंडलीय ऊष्मीकरण का मुख्य कारण होता है पृथ्वी के वायुमंडल में SO2 का सांद्रण, तो यहाँ पे देखिए SO2 का सांद्रण नहीं होता है। आप लोगों ने जो भूमंडलीय ऊष्मीकरण के लिए गैसों को उत्तरदायी माना होगा, जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो यहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं CH4, मीथेन को पढ़ते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को पढ़ते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को पढ़ते हैं। तो ये मुख्य कैसे हैं इसकी, इसके कारण क्या होता है, उष्मीकरण होता है, इसके कारण तापीय आपका जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए करेक्ट है। ठीक है, केवल एक ही सही है। आगे बढ़िए।
निम्नलिखित में से प्रबल व्यक्तियों के हिमानी नियंत्रण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन रहे थे? रिगिनॉल्ड ए डेली, चार्ल्स डार्विन, जॉन मुर्रे, विलियम एम डेविस। किसने दिया था ये हिमानी नियंत्रण सिद्धांत? तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने एक नाम सुना होगा। ये जो हिमानी नियंत्रण सिद्धांत है प्रबल व्यक्तियों से संबंधित है, तो ये दिया गया था रिगिनॉल्ड ए डेली के द्वारा। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कब दिया गया था ये? तो ये दिया गया था 1915 में दिया गया था। ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने जॉन मुर्रे का भी सुना होगा, इसी तरीके का एक नाम है। इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया था। इसका सिद्धांत का नाम क्या था? तो इन्होंने दिया था स्थिर स्थल सिद्धांत। ठीक है, दोनों में कंफ्यूज मत होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी प्रबल व्यक्तियों से ही संबंधित है। अब यहाँ पे आप लोगों से ऊज पूछे गए। चूना प्रदान कौन कौन से ऊज होते हैं? टेरापॉड, डाइटम, रेडियोलेरियन, ग्लोबिजेरिना। तो यहाँ पर चूना प्रदान कौन से ऊज हो जाएंगे? देखिए, यहाँ पे आप लोगों ने टेरापोड पढ़ा है। ये आपका कैसा होता है? चूना प्रधान होता है। और ये आपका ग्लोबिजेरिना, ये भी आपका कौन सा होता है? चूना प्रधान होता है। और ये जो डाइटम है और रेडियोलेरियन, ये कैसे होते हैं? सिलिशियस होते हैं, सिलिका प्रधान होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा? एक और चार, डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चूना प्रधान क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इनमें क्या होता है? चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है। क्या होता है इनमें? चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सागर में 36 पीपीएम से लेकर के 41 पीपीएम के मध्य लवणता की मात्रा पाई जाती है? लाल सागर में, फारस की खाड़ी में, उत्तरी सागर में, बोथनिया की खाड़ी में। तो यहाँ पे बताइए किस में पाई जाती है लवणता? 37 पीपीएम से लेकर के 41 पीपीएम के बीच में पाई जाती है। यहाँ पे देखिए, 37 से लेकर 41 की बात कर रहा है ये, तो आपका लाल सागर ही हो जाएगा, इसी में पाई जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। प्रगतिशील तरंग सिद्धांत संबंधित है पृथ्वी की उत्पत्ति से, प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से, ज्वार भाटा की उत्पत्ति से, या फिर भूकंपीय लहरों की उत्पत्ति से। तो बताइए वाला सिद्धांत किससे संबंधित है? देखिए, ये जो सिद्धांत है आप लोगों का प्रगतिशील तरंग सिद्धांत, ये संबंधित किससे हो जाएगा? ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित हो जाएगा। ठीक है। ये आंसर आप लोग हमें करोगे कि ये सिद्धांत किसने दिया था, प्रगतिशील तरंग सिद्धांत। इतना बताएंगे आप लोग। ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन पेटी अश्व अक्षांश कहलाती है? भूमध्य रेखीय निम्न दबाव पेटी, उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव पेटी, उपध्रुवीय निम्न दबाव पेटी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी पेटी है जो कि अश्व अक्षांश पेटी कहलाती है? तो कौन, यहाँ पे आंसर कीजिए आप लोग। ये जो आपके उपोष्णकटिबंधीय उच्च दबाव पेटी है, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? अश्व अक्षांश होते हैं। ये कहाँ पे पाई जाती है? ये पाई जाती है दोनों गोलार्धों में, 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांशों के बीच में ये पाई जाती है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पारिस्थितिकी अनुक्रमण सामान्यतः जन्म देता है, किसको देता है? ये हैबिटाट को, बायोम को, क्लाइमेटिक फ्रंटियर को, या फिर क्लाइमेक्स को। किसको ये जन्म देता है पारिस्थितिकी अनुक्रमण? बताइए फटाफट से। देखिए, जो आपका पारिस्थितिकी अनुक्रमण होता है, ये किसको जन्म देता है, या किसको बोला जाता है? ये तो यहाँ पे आप लोग बोलेंगे ये क्लाइमेक्स को। ठीक है, किसको बोलेंगे? क्लाइमेक्स को बोलेंगे। डी आंसर जो है आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ये जो पारिस्थितिकी अनुक्रमण है, इसकी अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा दी गई थी? तो यहाँ पे आप लोगों ने नाम सुना होगा, बार्मिंग। ठीक है, ये किसके द्वारा दी गई थी? बार्मिंग क्लीमेंट्स के द्वारा दी गई थी। ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी? बार्मिंग क्लीमेंट्स के द्वारा दी गई थी। इसमें होता क्या है?
पारिस्थितिकी अनुक्रमण में। जैसे वनस्पति का कोई एक समुदाय होता है, ठीक है, कोई एक समुदाय है, इसका क्या किया जाता है, इस एक समुदाय को दूसरे समुदाय में प्रतिस्थापन किया जाता है। क्या किया जाता है, इस एक समुदाय को दूसरे स्थापन में जो प्रतिस्थापन किया जाता है, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, अनुक्रमण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अनुक्रमण बोलते हैं। और इस प्रकार का जो परिवर्तन हुआ है, इसको आप लोग क्रमण या फिर क्लाइमेक्स भी बोलते हैं। क्लाइमेक्स को हिंदी में बोला जाता है क्रमण, ठीक है। ये जो परिवर्तन हुआ, यहाँ से पहुंच करके यहाँ गए, इनमें कुछ परिवर्तन पाया गया, तो ये क्या हो जाएगा, आप लोगों का क्रमण होगा, इसी को आप लोग क्लाइमेक्स बोलते हैं। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पशुपालन सर्वाधिक विकसित है। भूमध्य रेखीय प्रदेश में, प्रेयरी एवं स्टेपीज प्रदेश में, उष्णकटिबंधीय प्रदेश में, या फिर आपके ध्रुवीय प्रदेशों में। कहाँ पे है ये बताइए, सबसे ज्यादा जो विकसित पशुपालन है वो कहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये देखिए आप लोगों को प्रेयरी और स्टेपी प्रदेश में सबसे ज्यादा पशुपालन आप लोगों को विकसित देखने को मिलता है। ये कैसी घासें हैं, आपके घास के मैदान होते हैं ये, तो इनको बोला जाता है शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान, ठीक है। इनके अलग अलग नाम होते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका में तो इनको प्रेयरी कहा जाता है, यूरोप में इनको स्टेपी बोल दिया जाता है, अर्जेंटीना में पंपास बोल देते हैं, अर्जेंटीना में इनको पंपास बोल दिया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में इनको बेल्ट बोला जाता है, और इसके बाद में हंगरी में इनको पुस्ताज बोला जाता है, हंगरी में इनको पुस्ताल पुस्ताज बोलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स कहा जाता है। ठीक है, ये इनको आप लोग याद रखिएगा। सभी जो है शीतोष्ण घास के मैदान है, आप लोगों से इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़िए। मापक के आधार पर विश्व का प्रथम मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति कौन थे। एनेक्सिमेंडर, होमर, अरस्तु, हिकेटियस, कौन रहे थे यहाँ पर। मानचित्र के आधार पर आप लोगों को बताना है। यहाँ पे देखिए, विश्व का प्रथम मानचित्र जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, एनेक्जीमेंडर के द्वारा यहाँ पे बनाया गया था। एनेक्जीमेंडर से अभी हाल ही में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर में, कि जो इन्होंने नोमोन दिया था ओबेलिस्क, ये किस देश पर आधारित था, इस तरीके से पूछा गया ये। हाँ, किस देश पर इसका आधारित था, तो वहां पे आप लोगों का आंसर था अलेक्जेंड्रिया। कई लोग इसको सीरिया भी बता रहे थे, कई लोग इसको सीएन बता रहे थे, लेकिन वहां पे आंसर जो करेक्ट था वो अलेक्जेंड्रिया था, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ दिया, अलेक्जेंडर हो जाएगा यहाँ पे सही ऑप्शन इसका। इनको आप लोग एनेक्जीमेंडर को जानते हो, मिलेटस निवासी इनको कहा जाता है, और थेल्स के इनको शिष्य का या फिर समकालीन कहा जाता है, इनके थेल्स के समकालीन थे, थेल्स के समकालीन, ठीक है। क्या रहे थे, थेल्स के समकालीन रहे थे, और शिष्य किसके रहे थे ये, शिष्य नहीं थे ये। इन्होंने क्या किया था, नोमून का आविष्कार किया था, इसको आप लोग याद रखिएगा, नोमून का आविष्कार किया था। इसकी सहायता से आप लोगों ने मेरिडियन निश्चित किया था, जो मध्याह्न रेखा है आप लोगों की, उसको निश्चित किया था। पृथ्वी की परिधि जो बताई थी उन्होंने 27 गुना दूरी है, और 18 गुना दूरी उन्होंने चंद्रमा की बताई थी सूर्य पृथ्वी से। तो ये भी इनका कहीं तक ठीक रहा था। बाकी का आप लोग इनको ये वाला जरूर याद रखिएगा नोमून के बारे में। और भी आप लोग पहले जो थॉट्स थे, ज्यादातर हम लोग जो पढ़ते थे, बुक पढ़ ली उनकी, कौन सी फेमस बुक है और इन्होंने क्या क्या आविष्कार किए इसको पढ़ लिया, लेकिन अब उसमें क्या है, आप लोगों को डीप पढ़ना पड़ेगा। पहले थॉट्स में क्या था,
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप लोगों ने पढ़ लिए, तो वहां से भी आप लोग के 3 से 4 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन भी मिल जाते थे, लेकिन अब थोड़ा सा टफ लेवल इसका कर दिया है। आगे बढ़िए। द गाइड टू ज्योग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? हम्बोल्ट के द्वारा, टॉलमी के द्वारा, हेरोडोटस के द्वारा, रिटर के द्वारा। किसके द्वारा ये वाली पुस्तक आप लोगों से लिखवाई गई, बताइए। तो यहाँ पे जो पुस्तक है द गाइड टू ज्योग्राफी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? टॉलमी के द्वारा लिखी गई थी। टॉलमी की अन्य बुकों को भी याद रख लीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, एक तो आपको हो ही गई ये वाली हो ही गई। दूसरी यहाँ पे याद रखेंगे आप लोग, ज्योग्राफिक सिंटैक्सिस। सिंटैक्सिस, ठीक है। एक और है यहाँ पे इनकी भूगोल की रूपरेखा, इन्होंने लिखी थी, ज्यादा नहीं पूछी गई है। भूगोल की रूपरेखा, एनालिमा इनके द्वारा लिखी गई थी, फेमस बुक है एनालिमा। और एक और इनकी थी ज्योग्राफिया। ये ज्योग्राफिया नाम से कई सारी पुस्तकें हैं, ठीक है। ये इनकी लिखी गई थी टॉलमी के द्वारा, इनको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़िए। हर्षोन के अनुसार आधुनिक भूगोल के विषय क्षेत्र या वेदी पर किसके अग्रणी कथन ने भविष्य के लिए भौगोलिक चिंतन की दिशा निर्धारित की है? रिच्थोफिन, हेटनर, जर्लिन एवं गुयोट। बताइए यहाँ पर कौन सा सही ऑप्शन होगा। हर्ट्सोन की बात कर रहा है ना, इनके अनुसार आधुनिक भूगोल के विषय क्षेत्र एवं विधि के किसके अग्रणी कथन ने भविष्य के लिए भौगोलिक चिंतन की दिशा निर्धारित की है? तो ये आपका हेटनर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका correct है। हेटनर का आप लोगों ने एक पढ़ा होगा, इन्होंने लिखा था एक क्षेत्र विवरण विज्ञान। क्षेत्र विवरण विज्ञान इनके द्वारा दिया गया था। और जो हेटनर है, इन्होंने रिटर्न ने एक शब्द दिया था, अर्धकुंडे। ये किसके द्वारा दिया गया था? रिटर के द्वारा दिया गया था। इसके स्थान पर इन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया था, वो किया था इन्होंने, यार इसको क्या है, लेंडर कुंडे। मैं इसको ऐसे झटका रही हूँ पेन को, जैसे अपन लोग का पेन बंद हो जाता है ना, जब हम लोग पढ़ते थे, कॉपी पेन पे पढ़ते हैं तो पेन बंद हो जाता है, तो उसको हाथ से झटका के फिर से चलने लगता था। मैं इसको ऐसे ही झटका रही थी, याद ही नहीं आता कि ये पेन टाइप का पेन है। तो इसके स्थान पर उन्होंने कौन सा शब्द दिया था? तो यहाँ पर उन्होंने लेंडर कुंडे दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पे लेबेंस नाम की संकल्पना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? बाइडल डीला ब्लॉन्स के द्वारा, स्ट्रैबो के द्वारा, लेडचेल के द्वारा, लेटर के द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा ये वाली अवधारणा दी गई है? लेबेंस राम की। तो यहाँ पे देखिए, जो अवधारणा है लेबेंस राम की, ये दी गई है रेड जेल के द्वारा। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रेड जेल को क्या किस रूप में आप लोग जानते हैं? तो इनको जाना जाता है राजनीतिक भूगोल का पिता, इनको कहा जाता है राजनीतिक भूगोल का पिता, इनको कहा जाता है। और साथ में इनको मानव भूगोल का जन्मदाता भी कहा जाता है, ठीक है। मानव भूगोल का जन्मदाता इनको कहा जाता है। और इसके साथ ही इनकी दो बुक हैं, इनको याद रख लीजिएगा। एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये भी हमें पूछा गया है स्टूडेंट क्विज में। एंथ्रोपोजियोग्राफी। और दूसरी यहाँ पे आप लोग इनकी जानते हैं राजनीतिक भूगोल, पॉलिटिक्स ज्योग्राफी जो इंग्लिश में बोला जाता है इसको, राजनीतिक भूगोल, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण पुस्तक है? रेड जेल की पूछी गई है। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, फिजिकल ज्योग्राफी, एंथ्रोपोज्योग्राफी। तो इसमें तो आप लोगों को बताने की जरूरत है ही नहीं है, कौन सी हो जाएगी इनकी? एंथ्रोपोज्योग्राफी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर राजनीतिक भूगोल दिया होता, राजनीतिक
भूगोल, तो ये भी क्या हो जाती है, रट की एक महत्वपूर्ण पुस्तक हो जाती है। निम्नलिखित में से भूगोल में प्रसिद्ध निश्चयवादी कौन है? बताइए कौन है प्रसिद्ध निश्चयवादी? सैंपुल है, ब्रून्स है, ब्लॉन्स है, या फिर हमबोल्ट है? तो यहाँ पर देखिए जो निश्चयवादी है, ये कौन रही थी? एलन चर्चिल सैंपल इनका पूरा नाम है। ए ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये जर्मन भूगोलवेत्ता है, जर्मन है। ठीक है, इनकी कुछ पुस्तक है, इनको आप याद कर लीजिएगा, यहाँ से कुछ पूछा जाता है। जैसे इन्होंने लिखा था, एक यहाँ पे लिख लीजिए, अमेरिका इतिहास और इसकी भौगोलिक दशाएं, इसकी भौगोलिक दशाएं, ये लिखी गई थी 1903 में। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आपकी पर्यावरण, भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव, पर्यावरण के प्रभाव, ये लिखी गई थी 1911 में। डेट आप याद कर लिया कीजिए, क्योंकि इनका सीक्वेंस आप लोगों से पूछ लेते हैं। ये इनकी तो फेमस है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ये ज्यादा फेमस है। यहाँ ये वाली कई बार पूछी गई है आप लोगों से, तो सेकंड वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए। कल्याणकारी भूगोल की मूल अवधारणा निम्नलिखित किसी एक के विश्लेषण पर बल देता है? किसके विश्लेषण पर देता है? नगरीय औद्योगिक विकास पर, सार्वजनिक और गैर सरकारी भागीदारी में विकास पर, संतुलित विकास पर, या फिर जीवन की गुणवत्ता के पहलू पर? किस पर जोर देता है आपका कल्याणकारी भूगोल? बताइए। यहाँ पे देखिए जो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, जो कल्याणकारी भूगोल है, वेलफेयर ज्योग्राफी, एक किस पर बल देती है? जीवन की गुणवत्ता के पहलू पर ज्यादा जोर देती है। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो नाम आता है कल्याणकारी भूगोल में, यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा, डेविड स्मिथ और पॉल नोक्स। ठीक है, इन दोनों का नाम आप लोगों ने ज्यादा सुना होगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कोई एक का जनसंख्या की वृद्धि प्राकृतिक वृद्धि का प्रतिफल है? जन्म दर, मृत्यु दर, प्रव्रजन, या फिर प्रजननता और मृत्यु दर? बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि आप लोगों से पूछ रहा है, तो प्राकृतिक में आप लोग दो ही फैक्टर्स को शामिल करते हैं, प्रजननता और मर्त्यता। आप लोगों से अगर सिंपल पूछ लिया जाता है जनसंख्या वृद्धि, तो उसमें आप लोग भी शामिल कर देते हैं। ठीक है, या फिर आप लोग प्रवासन जो होता है इसमें शामिल किया जाता है, प्रव्रजन या फिर प्रवासन। ठीक है, तो जो थर्ड ऑप्शन है आप लोगों का, फोर्थ डी ऑप्शन है, वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आप लोग को समझाने की जरूरत नहीं है, प्रजननता क्या है और मर्त्यता क्या है। निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय जनसंख्या समूह का एक प्रमुख कारक है? कौन है? प्राथमिक क्रिया है, उच्च वृद्धि दर है, नगरीयकरण का उच्च स्तर है, प्रवासी जनसंख्या है? यूरोपीय जनसंख्या समूह का प्रमुख कारण। ठीक है, तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा। यहाँ पे जो यहाँ पे जनसंख्या समूह ज्यादा हुआ था यूरोपीय क्षेत्रों में, तो क्या था इसका? नगरीकरण का उच्च स्तर रहा था। ठीक, सी ऑप्शन आप लोगों ने करेक्ट कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विश्व को किसने जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया था? बारेन थॉम्पसन ने, सीपी ब्लैकर ने, फ्रैंक नोटेस्टीन ने, एडवर्ड इक्करमैन ने। किसके द्वारा यहाँ पे जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया गया है? यहाँ पे देखिए आप लोगों ने जो सही आंसर इसका किया होगा वो एडवर्ड एक्करमैन किया है। डी ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसने क्या किया था? जो विश्व की जनसंख्या संसाधन प्रदेश थे, एडवर्ड एक्करमैन ने 1970 में, कब किया था इन्होंने? 1970 में जो पूरा विश्व था उसको 5 बड़े जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा था। कितने में बांटा था? 5 में बांटा था। 5 कौन कौन से रहे थे इनको देख लीजिए। तो यहाँ पे पहला जो रहा था, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों से अभी पूछा गया है, जिसमें सही आंसर क्या था? मिस्र और चीन तुल्य प्रदेश सही था इनका। ठीक है, ये भी आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। देखिए आपका जो सही, उन 5 इन्होंने बांटे थे, 5 कौन कौन से रहे थे? तो पहला तो यहाँ पे आप लोगों का संयुक्त राज्य तुल्य प्रदेश। ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप लोगों का हो जाएगा मिस्र या चीन तुल्य प्रदेश। तीसरा हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का यूरोप तुल्य प्रदेश। तुल्य प्रदेश। ठीक है। फोर्थ पे हो जाएगा ब्राजील तुल्य प्रदेश। फिफ्थ पे हो जाएगा यहाँ पे आप लोगों का आर्कटिक मरुस्थल तुल्य प्रदेश। ठीक है, ये इन्होंने क्या किया था? पूरे विश्व को 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया था। किसके द्वारा किया गया था? एडवर्ड एक्करमैन के द्वारा। आगे बढ़िए। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों से सिद्धांत दिए गए हैं और उनके प्रतिपादक पूछे गए हैं। कौन सा सिद्धांत किसके द्वारा यहाँ पे दिया गया था? तो चलिए इनको तो आप लोग फटाफट से लगा लेंगे। कोटि आकार नियम है, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था जी के जिफ के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था? ये जी के जिफ के द्वारा दिया गया था। प्राथमिक नगर का सिद्धांत ये दिया गया था आप लोगों के मार्क जेफरसन के द्वारा। ठीक है, एक का थर्ड करेंगे तो एक ही से हो रहा है आपका, ये गया, ये गया और ये गया। ठीक है, लेकिन फिर भी इनको लगा लीजिए आप लोग। प्राथमिक नगर का सिद्धांत मार्क जेफरसन के द्वारा। केंद्र स्थल सिद्धांत दिया गया था डब्ल्यू किस्टोलर के द्वारा दिया गया था। और इसके बाद में नगरीय भूमि उपयोग सेक्टर दिया गया था एच हुएटेम डेमी के द्वारा। तो यहाँ पे आप लोगों का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में नाभिकीय अधिवास बहुधा पाए जाते हैं? पर्वतीय प्रदेशों में, अधिक आर्द्र प्रदेशों में, शुष्क प्रदेशों में या फिर टेकरा प्रदेश में? बताइए कहाँ पे पाए जाते हैं? ये जो नाभिकीय बात कर रहा है, ये गांव में एक कोई केंद्र होता है जिसके इर्द गिर्द लोग बसे होते हैं। जैसे आप लोग एक पौंड मान लीजिए, तालाब मान लीजिए, चाहे आप लोग किसी एक मंदिर को मान लीजिए, या फिर मतलब कोई भी एक महत्वपूर्ण बिंदु जिसके इर्द गिर्द में लोग बसाव करते हैं, वो क्या होता है? नाभिकीय अधिवास होता है। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं ज्यादातर? ये कहाँ पे पाए जाते हैं? शुष्क प्रदेशों में। ठीक है, शुष्क प्रदेशों में क्या होगा? जैसे यहाँ पे एक तालाब हो गया, जल ही जीवन है, आप लोगों ने सुना होगा। तालाब में यहाँ पे पानी है, उन लोगों की कई सारी यहाँ पे जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी। तो तालाब के चारों ओर क्या करेंगे? अपनी बसावट कर लेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा गांव है, इसके बीच में एक पोखर, जिसको आप लोग बोलते हैं पौंड, तालाब बोला जाता है, लेकिन गांव में तो उसको पोखर बोलते हैं। तो ये भी यहाँ पे निवास करती है और इसके इर्द गिर्द में क्या होता है? चारों तरफ में गांव बसे होते हैं। यहाँ पे इनकी पानी की आपूर्ति होती है और तथा जल का निकास भी यहीं से होता है। तो आपका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे बढ़िए। नगर की आकार्की पर प्रभाव डालने वाला सबसे प्रमुख कारक कौन सा है? जलवायु, बसाव स्थल, मिट्टी की विशेषता या फिर जलापूर्ति? बताइए क्या हो जाएगा? सबसे मेन यहाँ पे फैक्टर पूछा गया है आप लोगों से।
तो देखिए सबसे मेन आप लोग क्या देखते हैं, वहां की जलवायु। जलवायु सबसे मेन होती है, उसके बाद में आप लोग मिट्टी को देखोगे, जलापूर्ति को देखोगे, बसाव स्थल भी आप लोग सबसे बाद में देखोगे। लेकिन सबसे मेन यहाँ पे जलवायु होता है। कहीं पर आप लोग रहने चले जाइए और वो पानी क्या है, बिल्कुल लबड़ी है, मृत सागर वाला आप लोगों को पीने को पानी मिल जाए, तो आप लोग वहां पे रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। वर्गीय के संकेतक खंड सिद्धांत में अच्छे आवासीय क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? खंड एक में, खंड दो में, खंड तीन में, या फिर खंड चार में? तो कहाँ पे पाए जाते हैं सबसे अच्छे आवासीय क्षेत्र, पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए खंड चार में अच्छे आवासीय क्षेत्र पाए जाते हैं। वर्गीस का नाम आप लोगों ने सुना होगा, इनके द्वारा ये जो सिद्धांत है, सिद्धांत दिया गया था, और इसके जो खंड सिद्धांत है, ये कब दिया गया था? 1925 में दिया गया था। ठीक है, 1925 में इन्होंने अपना ये सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने जो नगर की आंतरिक संरचना है, इसको 5 वर्गों में बांटा था। कितने में बांटा था? 5 वर्गों में बांटा था, जिसमें 5 पेटी। पहली पेटी जो थी, उसमें इन्होंने रखा था केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, या फिर आप इसको सीबीडी बोलते हैं, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बोला जाता है। दूसरे में इन्होंने रखा था संक्रमणीय पेटी। ठीक है, यहाँ पे लेबर वगैरह है, या फिर इन्हीं के जो कार्यभार होता रहता है, इनका जो सामान लाना ढोना, ये सब किया जाता है। तो ये क्या हो जाता है आप लोगों का, संक्रमणीय क्षेत्र हो जाता है। इसके बाद में तीसरा आप लोगों का आता है, यहाँ पे आप लोग कौन से रहते हैं, निम्न श्रेणी के आवास यहाँ पे बनाए जाते हैं। जो लोग यहाँ पे, इनका किराया भाड़ा कम लगे, यहाँ से आसपास जाते हैं, अपना काम कर करके और वापस रहते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों का, निम्न श्रेणी के आवास। फोर्थ पर उन्होंने रखा था किसको, अच्छे आवासों की पेटी, जो आप लोगों से पूछा गया है। जो मालिक लोग होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं, अच्छे आवासों की पेटी। ठीक है, फिर इसके बाद में आप लोगों का फिफ्थ आता है। फिफ्थ में रहता है अभिगमन पेटी। जो लोग जैसे आते हैं, कहीं बाहर से आए, एक दो रात के लिए रुकना हुआ, एक दो दिन के लिए, तो वहां पे रुक करके चले जाते हैं। यहाँ पे हमेशा के लिए इनका बसाव नहीं होता, तो ये आपकी कौन सी होती है, अभिगमन पेटी होती है। आगे बढ़िए। आदिवासियों के मध्य अलगाव बिंदु के सीमांकन हेतु फुटकर व्यापार सिद्धांत नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बताइए किसके द्वारा ये वाला नियम दिया गया था? बीजीएल बेरी के द्वारा, पीडी कन्वर्स के द्वारा, आरजे रैली के द्वारा, या फिर सीडी हैरिस के द्वारा? तो यहाँ पे देखिए जो आपका फुटकर व्यापार सिद्धांत है, ये दिया गया था आरजे रैली के द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रैली का आप लोग फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि फॉर्मूला से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाने लग गए हैं। तो यहाँ पे इनका फॉर्मूला जो था, S1/S2 इक्वल टू P1/P2। ठीक है, D1, सॉरी यहाँ पे D2 होगा। ठीक है, D2/D1 होल स्क्वायर, ये इन्होंने फॉर्मूला दिया था। ठीक है, डी इन्होंने डिस्टेंस को रखा था, दो कस्बों के बीच की दूरी होती है। पी बराबर इन्होंने पॉपुलेशन को रखा था। चलिए आगे बढ़िए। मापन सूत्र किसके द्वारा दिया गया था? सीडी हैरिस के द्वारा, बॉन यूनियन के द्वारा, एम सफी के द्वारा, अल्फ्रेड बेवन के द्वारा? किसके द्वारा ये वाला दिया गया था फॉर्म, बताइए, मापन का सूत्र? यहाँ पे जो दिया गया था, मोहम्मद शफी के द्वारा दिया गया था। सी ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने क्या किया था, मोहम्मद शफी ने, इसको भी आप लोग याद कर लीजिए, केंडोल थे। ठीक है, केंडोल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो केंडोल ने क्या किया था, भारत में गुणांक विधि का प्रयोग किया था, जो पदानुक्रम गुणांक विधि है, इसके प्रयोग के आधार पर ही मोहम्मद शफी ने क्या किया था, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, क्या किया था, उत्तर प्रदेश के जो सभी जनपद हैं, उनमें कृषि उत्पादकता का निर्धारण किया था। कृषि उत्पादकता का निर्धारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए।
नीचे वर्गीस के मॉडल के अनुसार नगरीय संरचना के 4 संकेंद्रीय पेटियां दी गई हैं। इन्हें केंद्र से बाहर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अपने उत्तर को नीचे दिए गए कूटों से चयन करना है। ठीक है, ये यहाँ पे आप लोगों को कूट दिए गए हैं, ऑप्शन इनके ये दिए गए हैं। तब यहाँ पे वर्गीस का मॉडल से आप लोगों से पूछा गया है, इनको लगाना है। ठीक है, यानी कि शुरू से लेकर के एंड तक इनको लगाना है। चलिए लगाते हैं। ये जो वर्गीस है, इन्होंने मॉडल कब दिया था अपना? 1925 में दिया था। अब इन्होंने किस तरीके से दिया था, तो यहाँ पे देखिए वही आप लोगों को लगाने को कहा गया है। सबसे पहले आपको कौन सा क्षेत्र आता है? केंद्रीय व्यापार क्षेत्र, सीबीडी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का फर्स्ट नंबर पर हो जाएगा। इसके बाद में नगर को अभिगमन करने वाली पेटी है, सबसे लास्ट में जाएगा। श्रेष्ठ आवासीय पेटी और इसके बाद स्वतंत्र कर्मियों का निवास क्षेत्र। तो फर्स्ट नंबर आप लोगों का सेकंड पे आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? स्वतंत्र कर्मियों के निवास क्षेत्र होंगे, ये आप लोगों का सेकंड पे हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों के श्रेष्ठ आवासीय क्षेत्र होंगे, तो ये आप लोगों का थर्ड नंबर पर हो जाएगा। नगर को अभिगमन करने वाली पेटी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ पर हो जाएगा। अब यहाँ पे लगा लीजिए 3 1 4 2, 3 1 4 2। ए ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ेंगे। अच्छा, इन्होंने एक और यहाँ पे देख लीजिए, अपना जो मॉडल है ये किसके कौन से शहर पर आधारित दिया था, तो ये यहाँ पे शिकागो दिया था। ठीक है, याद कर लेना। आगे बढ़िए। सस्य संयोजन प्रदेशों के निर्धारण की बीवर की तकनीक के बाद में किस विद्वान के द्वारा सुधार किया गया, जिसने विचलन ज्ञात करने हेतु डी स्क्वायर अपॉन एन के स्थान पर उन्होंने डी स्क्वायर का सिग्मा डी स्क्वायर का सुझाव दिया था? जेएल बक के द्वारा, के डोई के द्वारा, एस एम रफीउल्लाह के द्वारा, या फिर एल डी स्टाम्प के द्वारा? किसके द्वारा दिया गया था ये? के इसके सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन की जगह पे सिग्मा डी स्क्वायर ले लीजिए। ठीक है, यहाँ से देख लिया, आप लोगों से पूछ लिया ये फॉर्मूला से क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो किसके द्वारा दिया गया था? के डोई के द्वारा कहा गया था ये। ठीक है, बी ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्र उद्योग है? फुटलूज उद्योग यहाँ से आप लोगों से पूछा गया, जिसको आप लोग कहीं भी आसानी से उठा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। तो देखिए जो लोअर इस्पात उद्योग है, ये भी आप लोगों से पूछा गया था प्रोफेसर में। देखिए एक ही पेपर से एक ही आपको स्लाइड बनी है 50 क्वेश्चन की, यहाँ से कितने क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे ही गए हैं। इसलिए पीवाईक्यूज एमसीक्यूज जरूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं, लेकिन थ्योरी पढ़ने के बाद में फैक्ट आप लोगों के तभी कंठस्थ होते हैं जब आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर स्वतंत्र उद्योग कौन सा है? ऑटोमोबाइल है, सीमेंट उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा हो जाएगा? ऑटोमोबाइल हो जाएगा। जो आप लोग से असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी वाले में पूछा गया था, वो यहाँ पे क्या लिख दिया गया था? आभूषण दिया गया था। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को कैसा हो जाएगा? फुटलूज उद्योग हो जाएगा, जिसको आप लोग आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। कहीं भी मांग मांग के आधार पर इसको स्थापित अपन लोग कर सकते हैं, तो वो आप लोगों का स्वतंत्र उद्योग होता है या फिर फुटलूज उद्योग होता है। तो ये आप लोगों का हो गया आज का सेशन। कल आप लोगों को ज्योमॉर्फोलॉजी के 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप लोग तैयार रहिएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये सेशन कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।